अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोग चैप्टर 7 थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर का चैप्टर 7 है। थर्मोकेमिस्ट्री। बेटा थर्मोकेमिस्ट्री जो है दो लफ्ज़ों का कम्बिनेशन है, थर्म टेम्परेचर। यहाँ इससे ज़्यादा इजी वर्ड्स में हीट और केमिस्ट्री फॉर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के दौरान हीट चेंजेस को ऑब्ज़र्व करना थर्मोकेमिस्ट्री है। हीट चेंजेस which occur during a chemical reaction। इस स्टडी को हम थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब सर्टेनली हीट चेंज का क्राइटेरिया क्या होगा? दैट इज़ टेम्परेचर चेंज। तो टेम्परेचर वेरिएशन से हमें पता चलेगा कि हीट इवॉल्व हुई है कि एब्ज़ॉर्ब हुई है। तो इवॉल्व और एब्ज़ॉर्ब होने के हवाले से हमारे पास दो कैटेगरीज़ होंगी। एक ये कि वो रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होगी और दूसरे वो रिएक्शन जिनमें हीट एब्ज़ॉर्ब होगी। जिन रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है इनको बेटा एक्ज़ोथर्मिक बोलते हैं, और जिनमें हीट एब्ज़ॉर्ब होती है इनको एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। अब सोचने की बात यह है कि हीट चेंज होती क्यों है रिएक्शन के दौरान। तो बेटा ये बात जहन में रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। कायनात में जितने भी सब्सटेंसेस बेटा पाए जाते हैं उनकी एनर्जी अपनी अपनी होती है, उनके अपने अपने हीट कंटेंट्स होते हैं, अपनी अपनी एनर्जीज़ होती हैं। और ये एनर्जीज़ जो होती हैं ये एक दूसरे से मैच नहीं करती। तो जब ए बी में कन्वर्ट होगा तो सर्टेनली या तो इसका हीट कंटेंट बी से ज़्यादा होगा या कम होगा, मैच नहीं होता। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अगर मैं ग्राफ आपके सामने एक ड्रा कर लूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये कि ए का कंटेंट एनर्जी कंटेंट कम है, ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। और दूसरा ये है कि ए का कंटेंट बी से ज़्यादा है। रिएक्टेंट जो हैं वो एनर्जी के एतबार से प्रोडक्ट से ज़्यादा एनर्जी पर हैं। ग्राफ में बेटा हम इसको पोटेंशियल एनर्जी से इंडिकेट करते हैं क्योंकि ये छुपी हुई एनर्जी है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी है कितनी है, कम है, ज़्यादा है। तो दो टाइप्स हो सकती हैं। एक ये कि जो ए है उसका एनर्जी लेवल या पोटेंशियल एनर्जी बी से कम है, और दूसरा ये है कि ए का एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बी से ज़्यादा है। अब बड़ी सादी बात है कि इस सूरत हाल में जब रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है, जब ए ने बी में कन्वर्ट होना है तो बेटा इससे एनर्जी की ज़रूरत है। अब ये ऊपर जाके कर्व क्यों बनता है ये हम आगे अपने रिएक्शन काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। बहरहाल ग्राफ ऐसे ही बनता है। और यहाँ पर ए ने बी में कन्वर्ट होना है तो बी का एनर्जी लेवल जो है वो कम है। अब एक सूरत में ए ने जब बी में कन्वर्ट होना है तो उसे मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत है। सो
ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और यहाँ पर ए जब बी में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, तो ए का एनर्जी लेवल ज़्यादा है बी के मुकाबले में, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इवॉल्व हो जाएगी, यहाँ एनर्जी इवॉल्व होगी। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इसको हम एंडोथर्मिक बोलेंगे, और जब इवॉल्व होगी तो इसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। तो ये बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये एक्सोथर्मिक की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, इनके बारे में ये बात भी समझने वाली है कि क्या एंडोथर्मिक में सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब ही होती है और एक्सो में सिर्फ एनर्जी रिलीज़ ही होती है, इवॉल्व ही होती है। तो बेटा याद रखिए कि केमिकल रिएक्शन के दौरान दोनों काम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से वाटर बनता है। अब यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। एक ये कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। बॉन्ड ब्रेकेज जो होती है ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ये एंडोथर्मिक होते हैं। एक धागा ही है, फ़र्ज़ करें आपने अगर उसे ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो बेटा आपको एनर्जी की ज़रूरत है। तो जब बॉन्ड टूटता है तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड का टूटना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड्स का टूटना, ये एंडोथर्मिक चेंजेस हैं। जबकि नए बॉन्ड जो बनते हैं उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, ये एक्सोथर्मिक चेंजेस होती हैं। सो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मिक चेंजेस एंड एक्सोथर्मिक चेंजेस अकर साइमल्टेनियसली। एक ही वक्त में उसी अपरेटस में, उसी सिस्टम में कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं और उसी वक्त में कुछ नए बॉन्ड बन रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली जो बॉन्ड टूट रहे हैं वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके टूट रहे हैं और जो बन रहे हैं वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो रिएक्शन एक्सो में जाएगा कि एंडो में जाएगा, इट डिपेंड्स कि एनर्जी रिलीज़ ज़्यादा हुई है कि एब्जॉर्ब ज़्यादा हुई है। अगर एनर्जी रिलीज़ ज़्यादा हुई होगी तो वो एक्सो में चला जाएगा, और अगर एब्जॉर्ब ज़्यादा हुई होगी तो वो एंडो में चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा है, इसकी बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो -285.7 किलो जाउल पर मोल है। इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि ये डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज का साइन होता है, और बेटा अगर ये नेगेटिव के साथ शो हो तो नेगेटिव का मतलब होता है कि ये एक्सोथर्मिक है, यानी इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है। और कितनी एनर्जी इवॉल्व हो रही है? 285.7 किलो जाउल पर मोल, यानी पानी के 1 मोल बनने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये नहीं कि इसमें ये एक्सो होगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, लेकिन इस ग्राफ में ये शर्त नहीं है कि सिर्फ एनर्जी रिलीज़ ही हो रही है, एनर्जी अब्जॉर्ब भी हो रही है, रिलीज़ भी हो रही है, लेकिन रिलीज़ ज़्यादा हो रही है। ठीक हो गया। उसके बाद अगली बात यह है कि एंडोथर्मिक चेंजेस के दौरान टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, और एक्सोथर्मिक चेंजेस में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि स्टूडेंट ये सोचता है कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक बीकर है और इसमें फ़र्ज़ करें एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में सिस्टम जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। एक तरफ वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊपर से उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है समझने के लिए कि एंडोथर्मिक चेंजेस में सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है, लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के साथ साथ उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये भी बेटा इस ग्राफ से हमें समझ आती है। देखें, जब एंडोथर्मिक चेंज वाक़या होती है तो सिस्टम का एनर्जी लेवल ऊपर जाने के लिए एनर्जी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप डायग्राम में देखें तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है।
यानी सिस्टम जो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा होता है वो पोटेंशियल एनर्जी को बूस्ट करने में इस्तेमाल हो रही होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इज़ द मेजर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। या एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या चीज़ होती है? सिस्टम का टेम्परेचर, लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, बेटा उसका टेम्परेचर जो होता है वो एक्चुअली उसके पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी मोशन होती है। अगर पार्टिकल ज़्यादा तेज़ मूव कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और अगर पार्टिकल स्लो मूव कर रहे हैं, मोशन कम हो गई, स्लो हो गए, स्लो डाउन हो गए, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो गई है और वो ठंडा हो गया। तो जिस वक्त एंडोथर्मिक चेंज होती है तो जो हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है वो दरअसल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में इस्तेमाल हो रही होती है, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम होकर सिस्टम ठंडा हो जाता है। और दूसरी तरफ एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि जब सिस्टम हायर लेवल से लोअर लेवल पे आता है तो दरअसल पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब जब सिस्टम का टेम्परेचर एक दफ़ा बढ़ेगा या कम होगा तो थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल होकर रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एंडोथर्मिक चेंज हुई है और चीज़ ठंडी हो गई है, थोड़ी देर के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। इसी तरह अगर एक्सोथर्मिक चेंज हुई और चीज़ गर्म हो गई है तो थोड़ी देर बाद वो ठंडी होती होती रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे है, फ्रीज़र में से आप ठंडे पानी की बोतल निकालते हैं तो वो ठंडे पानी की बोतल को आप बाहर रख दें, थोड़ी देर बाद उसका पानी वो गर्म हो जाएगा, लेकिन कितना गर्म होगा? जितना रूम टेम्परेचर है। ठीक है, चाय की प्याली है, आप उसे रख देते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होना शुरू हो जाएगी, और कितनी ठंडी होगी? जितना रूम टेम्परेचर है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक चेंजेस में एक दफ़ा सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन बाद में वो सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बेटा जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे एक और बात का, वो है कि सम रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एंड सम आर नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस बेटा इसका मतलब होता है जो चीज़ खुद ब खुद हो जाए वो स्पॉन्टेनियस होगी, और जो खुद ब खुद ना हो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। पानी को आप ऊपर से गिराएं वो नीचे खुद ब खुद आ जाता है, लेकिन नीचे से पानी ऊपर खुद ब खुद नहीं जाता। ज़मीन से पानी ऊपर ले जाने के लिए आपको मोटर चलानी पड़ती है, ठीक है ना, पंप चलाना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो नीचे से पानी ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर से अगर पानी गिराएंगे वो खुद ब खुद ही नीचे की तरफ आ जाएगा। तो डाउन हिल मूवमेंट जो है वो स्पॉन्टेनियस है, अप हिल मूवमेंट नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। एक सिंपल एग्जांपल है। इसी तरह बेटा बाज़ रिएक्शन जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं और बाज़ नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। आप एसिड और बेस को मिला दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला दें तो बेटा न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, खुद ब खुद ही पानी बनेगा और साल्ट बनेगा, वाटर और साल्ट बनेगा। दिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में आप जिंक के पीसेस गिराएं, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर थोड़ी देर के बाद खुद ही डिसअपीयर हो जाएगा, और हमें जिंक के पीसेस के ऊपर रेड रेड पार्टिकल्स नज़र आएंगे। होता क्या है, कॉपर सल्फेट जो है इसमें जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर जो होती है वो अलहदा हो जाती है। दिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद ब खुद हो गया। अब ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, और बाज़ रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस है। मसलन इसी रिएक्शन का रिवर्स अगर सोचेंगे तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर आप जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर के पीसेस गिरा दें तो ऐसा नहीं होगा कि कॉपर सल्फेट बन जाएगा और जिंक अलहदा हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं, कुछ खुद ब खुद नहीं होते। जो खुद ब खुद हो जाते हैं वो स्पॉन्टेनियस हैं, और जो खुद ब खुद नहीं होते वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस की एक और निशानी भी है। अगर एक प्रोसेस स्टार्ट करवाने के लिए एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी है लेकिन उसके बाद वो चलता रहा है तो बेटा ये भी स्पॉन्टेनियस होगा। मसलन कागज़ को खुद ब खुद आग नहीं लगेगी, आपको एक दफ़ा आग लगानी पड़ेगी। तो एक दफ़ा आप उसे फ्लेम देंगे,
ऑक्सीजन और पेपर का रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी। और फिर वो आग खुद ब खुद, जब तक वो पूरा पेपर जल नहीं जाता, कैंडल है, कैंडल को आप एक दफ़ा आग लगा दें, फिर जब तक वो सारी ख़त्म नहीं हो जाएगी उस तरह उसे आग लगी रहेगी। सच रिएक्शंस आर आल्सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कि जिन्हें एक दफ़ा स्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद वो खुद ब खुद चलते रहते हैं, वो भी स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस वो होगा जिसे कंटिन्यूसली एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। ज़मीन से पानी ऊपर टैंकी तक ले जाने के लिए, भरने के लिए कंटिन्यूसली मोटर चलानी पड़ती है। आप जिस लम्हे मोटर बंद करेंगे पानी ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा। तो वो प्रोसेस जिसे कंटिन्यूस एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और वो जो खुद ब खुद हो जाए या एक दफ़ा स्टार्ट करवाना पड़े और फिर वो चलता रहे, वो स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में आता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो बेटा बर्निंग ऑफ कैंडल स्पॉन्टेनियस है। क्यों स्पॉन्टेनियस है? क्योंकि एक दफ़ा उसे आग लगानी पड़ती है, उसके बाद वो चलता रहता है। अब यहाँ पर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को डिस्कस किया गया है दरअसल एंडो और एक्सो के लिहाज से। अगर आप ग्राफ देखें तो ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जो एंडो प्रोसेसेस हैं उनमें सिस्टम नीचे से ऊपर जाता है, इससे एनर्जी की ये अप हिल मूवमेंट नज़र आ रही। तो जब अप हिल मूवमेंट होगी तो अंडरस्टूड बात है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ये खुद ब खुद नहीं हो सकेगी। ए बी में खुद ब खुद नहीं जा सकेगा, इसे एनर्जी की ज़रूरत है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। लेकिन एक्सो में ए जब बी में कन्वर्ट होता है तो ऊपर से इसने नीचे आना है, तो ऊपर से नीचे डाउन हिल मूवमेंट है, ये स्पॉन्टेनियस होगी। तो देखा ये गया है कि आम तौर पर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं और एंडोथर्मिक जो होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। लेकिन बाज़ एंडोथर्मिक प्रोसेसेस बेटा स्पॉन्टेनियस भी होते हैं। मसलन लिक्विड का इवेपोरेट होना, पानी है, पानी लिक्विड से गैस फेज़ में कन्वर्ट हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, और ये एंडोथर्मिक है क्योंकि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी सराउंडिंग से वो एब्जॉर्ब करता रहता है और स्पॉन्टेनियसली वो इवेपोरेट होता रहता है, वेपोराइज होता रहता है। ठीक है, पेट्रोल की बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं क्योंकि लिक्विड पानी वैसे तो नहर से, दरियाओं से, समंदर से, टनों के लिहाज से पानी इवेपोरेट होता रहता है। लेकिन आप अगर पेट्रोल मोटरसाइकिल की टैंकी का ढक्कन उठा दें तो उसमें जितना पेट्रोल है थोड़ी देर बाद सारे का सारा स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद उड़ जाएगा वहाँ से। तो लिक्विड का इवेपोरेट होना या उसका वेपोराइज होना इवन, ये स्पॉन्टेनियस होता है और ये एंडोथर्मिक होता है। इसी तरह कुछ साल्ट्स हैं, लाइक अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड को आप पानी में डिज़ोल्व करें तो ये अमोनियम और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है, ये स्पॉन्टेनियस है और एंडोथर्मिक है। कैसे? अगर आप अमोनियम क्लोराइड की क्रिस्टल्स को पानी में डिज़ोल्व करें, टेस्ट ट्यूब में थोड़े से अमोनियम क्लोराइड और पानी मिलाएं और पहले आप पानी को हाथ लगा के देखें, बाद में देखें तो पानी ठंडा हुआ होता है। पोटाशियम क्लोराइड की एग्जांपल है, कुछ क्रिस्टल्स पानी में गिराएं टेस्ट ट्यूब में और उसे अच्छी तरह से शेक करें और बाद में आप देखेंगे कि वो जो है वो ठंडा हो गया पानी। अब वो ये खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाता है। CAC की टैबलेट्स होती हैं, आप उसे गिलास में पानी भर के उसे रख दें, वो खुद ब खुद उसमें डिज़ोल्व हो जाती है और पानी ठंडा हो जाता है। तो बाज़ एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं जो स्पॉन्टेनियस भी हैं। ठीक है, अब वो जो स्पॉन्टेनियस भी हैं और एंडोथर्मिक भी हैं, यहाँ से ये बात पता चली कि स्पॉन्टेनिटी को हम एंडो और एक्सो से जोड़ नहीं सकते। इनफैक्ट ये बात यहाँ पे समझाना मकसूद है। ठीक है, कि हीट चेंज इज़ नॉट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। हीट चेंजेस या हीट चेंज इज़ नॉट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए हम हीट चेंज को क्राइटेरिया नहीं बना सकते। तो हीट चेंज का क्राइटेरिया होता है, वो होती है एंट्रोपी। एंट्रोपी से फ्री एनर्जी चेंज से, एंट्रोपी चेंज से हम स्पॉन्टेनिटी को डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन ये बेटा हमारे इंटर के स्कोप में नहीं है। इंटर के लिहाज से यहाँ पर जस्ट हीट चेंज की बात हो रही है,
तो थर्मोकेमिस्ट्री के लिहाज से या हीट चेंजेस के लिहाज से अगर एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्ट। आमतौर पर एक्सोथर्मिक तो स्पॉन्टेनियस होते हैं, लेकिन एंडोथर्मिक में हमारे पास ऐसे बहुत सारी एग्ज़ाम्पल हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस हैं लेकिन स्पॉन्टेनियस के एग्ज़ाम्पल भी हैं। तो हीट चेंज से हम स्पॉन्टेनिटी को नहीं डिफ़ाइन कर सकते। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें हम ये एग्ज़ाम्पल देते हैं कि लाइक इवेपोरेशन, लाइक सॉल्बिलिटी या डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज़ स्पॉन्टेनियस एंड एंडोथर्मिक एज वेल। तो बेटा ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था थर्मोकेमिस्ट्री के हवाले से। थर्मोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। और इसमें दो बातें होंगी, या तो हीट इवॉल्व हो रही होगी या एब्जॉर्ब हो रही होगी। अब इवॉल्व या एब्जॉर्ब क्यों होती है? इवॉल्व या जिनमें इवॉल्व होगी वो एक्सो होंगे, जिनमें एब्जॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक चेंजेस होंगी। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि कायनात में पाई जाने वाली हर चीज़ का पोटेंशियल एनर्जी दूसरी से मैच नहीं करती। तो जब एक सब्सटेंस दूसरे में कन्वर्ट होता है तो वो फिर एनर्जी चेंज वाक़या होती है। वो जो एनर्जी चेंज वाक़या होती है वो मेजर होती है इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म ऑफ हीट चेंज। मसलन ए बी में कन्वर्ट होगा, ए का अपना एनर्जी लेवल है, बी का अपना एनर्जी लेवल है। हो सकता है वो ए बी से कम हो सकता है ए बी से ज़्यादा हो। जब ए का लेवल कम होगा, बी का ज़्यादा होगा, तो ए को बी में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी क्योंकि इसे अप हिल जाना है। और अगर उसकी ज़्यादा है तो फिर बी में कन्वर्ट होने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो रिलीज़ कर देगा। ठीक हो गया। उसके बाद ऐसा क्या ये चीज़ है कि एक्सो एक्सो ही होते हैं और एंडो एंडो ही होते हैं? ऐसा नहीं है। हर रिएक्शन में कुछ बॉन्ड टूट रहे होते हैं, कुछ बन रहे होते हैं। जो बॉन्ड टूट रहे होते हैं वो एंडोथर्मिक चेंज होती है और जो बन रहे होते हैं वो एक्सो होता है। रिएक्शन अल्टीमेटली किस कैटेगरी में जाएगा? इट डिपेंड्स कि एनर्जी रिलीज़ ज़्यादा हुई है कि एब्जॉर्ब ज़्यादा हुई है। मसलन जब पानी बन रहा होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से, तो इस रिएक्शन में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज़ ज़्यादा हुई है, एब्जॉर्ब कम हुई है। ठीक होगी बात। फिर उसके अलावा ये कि एंडोथर्मिक प्रोसेसेस में टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है और एक्सो में टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो भी उसी ग्राफ से कि दरअसल एंडोथर्मिक चेंज में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब तो हो रही होती है, लेकिन बेटा वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में लग जाती है। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी कम होती है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। और एक्सो में ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है? क्योंकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। फिर ये कि क्या एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के साथ जोड़ सकते हैं? तो पहले तो हमने ये पढ़ा कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस होता क्या है। स्पॉन्टेनियस होगा जो खुद ब खुद हो जाएगा, जैसे एसिड बेस को मिलाएं तो साल्ट और वाटर न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, खुद ब खुद हो जाता है। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक के पीसेस गिरा दें, वो थोड़ी देर बाद उसका कलर खुद बहुत डिसअपीयर होना, ब्लू कलर ख़त्म हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट क्लियर हो जाएगा। ये स्पॉन्टेनियस है। जबकि वो जो खुद बहुत नहीं होंगे वो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे, जिन्हें नॉन स्पॉन्टेनियस को एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद हो जाता है या एक दफ़ा स्टार्ट कर देते हैं फिर वो चलता रहता है। ठीक है ना। जैसे मोमबत्ती की मिसाल दी, उसे जलाने के लिए एक दफ़ा आग लगानी पड़ेगी, फिर वो जलती रहेगी। कागज़ को जलाने के लिए, कोयले को, लकड़ी वगैरह को। इसी तरह मेटल का ख़राब होना ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, जब वो करोजन ऑफ मेटल्स कहते हैं हम। ठीक है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे स्पॉन्टेनियस है। वंस एक्सपोज्ड इन एनवायरनमेंट, वन एक्सपोज इन एटमॉस्फेयर, तो फिर वो उसकी हवा की नमी की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ख़राब होती रहती है। वो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है वो, बहरहाल। और इसी तरह से बाज़ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं। अब देखना यह है कि क्या एंडोथर्मिक प्रोसेसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस को स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो बेटा डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एंडो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे, एक्सो स्पॉन्टेनियस होंगे। एंडो में से नीचे से ऊपर जाना है, उसे एनर्जी की ज़रूरत है, वो एक्सटर्नल असिस्टेंस के बगैर ऊपर जा ही नहीं सकता। और इसने ऊपर से नीचे आना जो खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ सच रिएक्शंस विच आर एंडोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस एज वेल। सो हीट चेंज इज़ नॉट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है। स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया एंट्रोपी चेंज और फ्री एनर्जी चेंज होती है, जो कि हमारे इस लेवल में यहाँ पे इसकी डिस्कशन नहीं है और इस टॉपिक का वो हिस्सा नहीं शामिल किया गया। ठीक है बेटा, इसे पढ़ें, देखें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।